अस्सलामुअलैकुम। सो लेट्स मार्क चैप्टर नंबर 7 ऑफ बायोस्टैटिक्स। अब चैप्टर नंबर 7 है ना। अब देखो, मैं आप लोगों को ना यहीं से बताती हूँ कि मेजर ऑफ रिलेशनशिप में ना आप लोगों ने क्या 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, आप लोगों ने क्या याद करना है, कोरिलेशन तैयार करनी है और रिग्रेशन तैयार करना है, ठीक है। दूसरी बात, कोरिलेशन और रिग्रेशन का डिफरेंस तैयार करना है। ये मेरे प्रॉफ ऐसे होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कोरिलेशन और रिग्रेशन। और नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप लोगों ने तैयार करना है, काई स्क्वायर। कोई इसको चाई स्क्वायर कहता है, कोई इसको काई स्क्वायर कहता है, मैं इसको काई स्क्वायर ही कहूँगी, ठीक है। तो आप लोग समझ जाना कि मैं उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, स्टार्ट में ना इसमें 2 चीज़ें हैं आप लोगों ने देखनी है, एक कॉन्टेंजेंसी टेबल आपको बनाना चाहिए और एक आपको स्कैटर डायग्राम प्लॉट करने आनी चाहिए। ये वो 2 चीज़ें जो आपके सवाल के अंदर यूज़ होंगी। अच्छा, स्टार्ट में ना ये मैंने 6 रिलेशन इन स्कैटर डायग्राम में जो 6 रिलेशन होते हैं ना, ये देखो पहले पेज में स्कैटर डायग्राम दी हुई है। चलो मैं देख करके बताती हूँ फिर। पहले आप लोगों ने इसमें से क्या चीज़ें तैयार करनी है कि डिफाइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफाइन डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे जब क्लास होते थे ना, तो उसमें मैम ने एग्जांपल दी हुई थी और उसमें था कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट। और आपको ना इनके अदर्स नेम भी आने चाहिए कि इंडिपेंडेंट इज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और इस तरीके से। अच्छा, रिग्रेशन को किसने डिस्कवर किया था, उसका नाम आना चाहिए, उसका मेन पर्पस क्या है वो बात आनी चाहिए। ये दो भी हमारे पास एमसीक्यूज। सेकंड प्रॉब्लम इसमें है कोरिलेशन की, तो यहीं से एक आप लोगों ने रिग्रेशन की डेफिनेशन कर लेनी है और यहीं से आपने कोरिलेशन की डेफिनेशन कर लेनी है। आप ये दोनों पॉइंट्स अपने डिफरेंशिएट करेंगे उसमें भी ऐड कर सकते हैं। फिर स्कैटर डायग्राम क्या होती है, आपको प्लॉट करने चाहिए। स्कैटर क्या होता है, स्कैटर का क्या मतलब, बिखरी हुई है ना, मतलब एक ग्राफ ड्रॉ करना, उसमें आपने इस तरीके से करके ना जो अपने डॉट्स फैला देने हैं। अब वो किस फॉर्म में फैलाने हैं, पॉजिटिव फॉर्म में फैलाने हैं, नेगेटिव फॉर्म में फैलाने हैं। फिर आगे उसमें यही बात एक्सप्लेन की हुई है। इसमें उन्होंने टाइप बताई है, इसकी कितनी टाइप होती हैं। एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक इसका इनवर्स रिलेशनशिप, एक लीनियर रिलेशनशिप, एक कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। ये पहले आपको डेफिनेशन करके इन चारों टाइप्स आनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। अब जो ऊपर मैंने स्कैटर डायग्राम की जो समरी लिखी हुई थी वो ये थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर कहते हैं, डिपेंडेंट को रिग्रेसेंट कहते हैं। ये दोनों हमारे एमसीक्यूज में थे और इसके 6 रिलेशन होते हैं। ये मैंने यहाँ रिलेशन को शॉर्टकट किया है, तो आप लोग भी एज इट इज इसको यहाँ से याद कर सकते हो आसानी से। अच्छा, फिर आप लोगों ने नेक्स्ट पेज में जाके करना है कि नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर कौन सी होती है। आपको ना प्लॉट करने आनी चाहिए कि डायरेक्ट रिलेशन की डायग्राम कैसे प्लॉट होगी, इंडायरेक्ट की कैसे होगी, कर्वी लीनियर की कैसे होगी, पॉजिटिव की कैसे होगी, नेगेटिव की कैसे होगी। बेसिकली जो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, ये यही पॉजिटिव होता है, जो इंडायरेक्ट होता है ये नेगेटिव होता है। ये तो हम लोगों ने एक अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। फिर आ जाते हैं अपने कोरिलेशन पर। अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोरिलेशन। पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। अच्छा, डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट दी है तो आप लोग पूरी कर लोगे। जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच मेजर्स एंड डिसाइड्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अपनी डेफिनेशन प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर इसके एग्जांपल और आप लोगों ने इसके जो 2 पॉइंट दिए हैं ना, इनको जरूर तैयार करना है, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर जो सेकंड पॉइंट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया आप लोग कर लीजिएगा। और कोरिलेशन का सिंपली मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने 2 वेरिएबल के दरमियान में कोवेरिएशन बताना होता है। अगर इसकी टाइप दी मैं कोरिलेशन की सिंपल, जिस तरह स्कैटर डायग्राम की टाइप सी ना कैसे सिंपल लीनियर पॉजिटिव कोरिलेशन पॉजिटिव स्कैटर और नेगेटिव स्कैटर सेम, वो भी ऐसे ही है। ये कोरिलेशन भी ऐसी है और रिग्रेशन भी ऐसे ही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी टाइप्स और आगे इनकी जो है वो एग्जांपल और डेफिनेशन कर लेनी है तैयार। अब ये एक दफ़ा टर्म हुई थी आई थिंक, उसमें था कि डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन और उसको ना डायग्राम से आप लोगों से प्लॉट करके दिखाओ। तो पॉजिटिव कोरिलेशन की डायग्राम ऐसे प्लॉट होती है, नेगेटिव कैसे होती है, अगर आप लोग गौर करें तो हम लोगों ने बस स्कैटर जब डायग्राम ड्रॉ करें तो डॉट लगा देना है। जब सीधे डॉट लगाएंगे तो पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जब उल्टे डॉट लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्कैटर डायग्राम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं जीरो कोरिलेशन सभी डेफिनेशन। और एक बात कि नॉन लीनियर कोरिलेशन को हम लोग कर्वी लीनियर कोरिलेशन भी कहते हैं। और जीरो कोरिलेशन के डायग्राम कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर हुए होते हैं जो हमारे होते हैं। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशंस में पहले आप लोगों ने क्या तैयार करना है कि इसका सिंबल तैयार करना है कि हम इसको छोटे आर से मतलब स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ये बात है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला याद करना है कि R0 कब होगा, R+1 कब होगा, R-1 कब होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इसको कोरिलेशन को किसने डिस्कवर किया था, इसका नाम पता होना चाहिए। इधर इधर ना आपको एक बात बताती हूँ, ये फार्मूला ना गौर से देख लो जो मैंने पिंक किया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ को ना, जिस तरह मैथ का असूल है ना कि हम एक चीज़ को बहुत सारे वेज में जाके ना सॉल्व कर सकते हैं मुख्तलिफ फार्मूलाज लगा के, लेकिन ना इस लेवल पे आके हम लोगों ने इतनी ज़्यादा रट्टेबाजी की होती है ना कि हम फार्मूलाज याद नहीं हो पा रहे होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी कोई भी कोरिलेशन का सवाल हो ना, आपने इस फार्मूले से चिपक जाना है। कुछ भी आपने यही फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। अगर पहले इसमें इतने फार्मूला दिमाग में नहीं रहते, अलग अलग तैयार करोगे ना, तो जो ये आसान चीज़ है ना वो भी भूल जाओगे। अब देखो, एक और फार्मूला मैंने भी इधर लिखा हुआ है, एक फार्मूला इसका ये है और एक ये है। आप दोनों से सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि जो आसान फार्मूला है वो ये पिंक हुआ है, ठीक है। हमेशा आसान चीज़ चुनो ना कि मुश्किल। अपने आप के लिए ना आसानी खुद पैदा करो ताकि चीज़ें रिटेन रह जाएँ। तो मैं हमेशा सिंपल चीज़ों को लेके चलती हूँ, बहुत सिंपल, सादा, ताकि मैं भूलूँ ना। तो ये जो मैंने जब भी कोरिलेशन का सवाल आया ना, मैंने बस यही फार्मूला लगाया और मेरा आंसर निकला थोड़ी देर। और इसमें मज़े की बात है कि इसमें देर भी नहीं लगती। ये वाला फार्मूला पुट करोगे ना देर लगेगी, इसमें देर भी नहीं लगती इसकी निस्बत। तो इसलिए आप लोगों ने बस यही वाला फार्मूला जो वो करना है। नेक्स्ट, हाँ, अब इसके बाद कोरिलेशन के बाद जितने भी एग्जांपल आएंगे ना बीच में, आपने ना सारी एग्जांपल सॉल्व करनी है। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन है और ये जो फार्मूला है ना, इसको बार बार हर जगह लिख दो। लाइक मैंने भी इसको 2-3 दफा जो है वो लिख लिया था, हर जगह जहाँ मेरा दिल करता था मैं उठा के लिख लेती थी वही वाला फार्मूला सेम। तो ये मैंने वो पीछे वाला जो पिंक किया हुआ था वही यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी जो कोरिलेशन की टाइप्स हैं ये आप लोगों ने एसक्यू के लिए तैयार करनी है और इंटरप्रिटेशन ऑफ आर मैंने लाइन अंडरलाइन की है ना, यही बस एक दफा पढ़ लेना इनफ है। एग्जाम्पल लाजमी सॉल्व करनी है, इस चैप्टर में एग्जाम्पल सारी सॉल्व करनी है, जितनी अच्छी एग्जाम्पल आती होंगी ना, समझो उतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिग्रेशन। ये रिग्रेशन भी सेम आप लोगों ने ऐसी, इसमें वही पहले रिग्रेशन की डेफिनेशन याद करनी है। फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, रैंडम वेरिएबल कौन सा होता है, फिक्स्ड कौन सा होता है, अनफिक्स्ड कौन सा होता है, इसकी डेफिनेशन करोगे। फिर कोरिलेशन की ये जो लाइन अंडरलाइन की ये करके इसकी टाइप्स, सिंपल रिग्रेशन कैसी होती है और सिंपल रिग्रेशन लाइन की डेफिनेशन। अच्छा, अब ना इस डायग्राम को देख के ना खौफजदा नहीं हो जाना। मैं भी इसको देख के खौफजदा हो गई थी कि शायद इसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ नहीं करना, इसको स्किप कर दो, समझो ये है ही नहीं, ताकि चीज़ें आसान हो जाए। इसमें ये वाला फार्मूला है ना, इसका मैं आपको बताती हूँ आगे जाके इसका एक ईजी वे।
इसमें वही फिर डेफिनेशन के रैंडम एरर क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडलिंग की डेफिनेशन कर लेना। रिग्रेशन कोफिशिएंट, अच्छा उसका स्मॉल आर होता है, इसका बी होता है। ये पेपर करते हुए ना मैं भूल गई थी कि इसका स्मॉल बी होता है, तो आप लोगों ने याद रखना कि स्मॉल बी होता है। ये वाली चीज़ है ना, ये मैं आपको आगे जाके ना जरा बताती हूँ, लेकिन ये जो मैंने ये 3-4 बातें लिखी है ना, 5, ये आप ना यहीं पे नोट कर लेना। फिर चलो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन, इसको फॉर एससीक्यू तैयार करना है। अच्छा अब वो ये बात थी, जब भी रिग्रेशन का सवाल आएगा ना वो पूछेंगे वाई ऑन एक्स, जब तो बहुत सारे सवाल ना कंफ्यूज हो जाएगा कि हम कैसे पहचानें। जब भी वाई ऑन एक्स की बात समझ आना, रिग्रेशन का सवाल है। अब जो रिग्रेशन का सर फॉर्मूला होता है ना वो होता है वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। बस आपने ना ये बात याद रखनी है। अब हम लोगों ने ना ए क्या है रिग्रेशन कांस्टेंट और बी क्या है रिग्रेशन कोफिशिएंट है, स्मॉल बी मैंने बताया था ना अभी। अब बी के लिए फार्मूला ये वाला है और ए के लिए फार्मूला ये वाला है, तो आप लोगों ने पहले क्या करना है कि पहले बी का फार्मूला याद करना है, ठीक है। जब बी हमारे पास आ जाएगा उसको ए के अंदर पुट करके ए निकाल लेना है। अब वाई से ये पता है आपको कि ये वही हम लोग ने मीन वाला बात पढ़ी थी, वाई और बी एक्स हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। अब इस सारे को जब आपके पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी और ए की वैल्यू भी आ जाएगी, इन दोनों को उठा के इस फार्मूले में पुट कर देना, एक्स एज इट इज रहने देना। अगर तो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू दी होगी तो आपने फिर एक्स लगा के उसको सॉल्व करना, अदरवाइज ए का जो भी आंसर और बी का जो भी आंसर हो उसको उसके साथ आगे एक्स लगा देना। बस ये जो पूरा रिग्रेशन है सारी की समरी ये वाली है, इसको अच्छे से अपने जहन में जहनशीन कर लो और रिग्रेशन का सवाल कभी गलत नहीं होगा। इसके आगे जितनी एग्जांपल्स दी है वो सारी सॉल्व करनी है। नेक्स्ट ना फिर हम लोग चलते हैं अपने ना काई स्क्वायर पर। यहाँ पर ना एक चीज़ दी है रैंक कोरिलेशन, ये इसको भी ना कर लेना, ये क्या पता कभी ऐसी क्यों में पूछ लें उसका दिल कर जाए। तो रैंक कोरिलेशन की डेफिनेशन, इसका फार्मूला और इसमें जो है ये क्या होता है एक्सएमआई की वेरिएबल। तो चीज़ें मैंने बताई थी कि आप लोगों ने ना कॉन्टिजेंसी टेबल तैयार करना, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मैंने आगे पीछे बता दी थी। अब कॉन्टिजेंसी टेबल जो है ना ये क्या, पहले इसकी डेफिनेशन क्या करनी है और इसको कैसे करते हैं, ये वही जो हम लोग नहीं करते होते थे मेंडलीज एफएससी में, मेंडलीज लॉ जो था उसमें। तो इसका कि हम लोगों ने यहाँ से ए उठाया, यहाँ से बी उठाया, ए बी हो गया, यहाँ से ए उठाया, यहाँ से बी छोटा बी उठाया और ये ए बी हो गया। इसमें हम लोगों ने वही वाला फार्मूला करना है, ये वाला काई स्क्वायर में अप्लाई होता है कॉन्टिजेंसी टेबल। तो आप लोगों ने इसको दफा बस पढ़ लेना है। फिर आ जाओ जी काई स्क्वायर के ऊपर, छोटी छोटी बातें लिखी हुई है ना, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हाइपोथेसिस बनानी होती है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, काई स्क्वायर की डेफिनेशन तैयार करनी है और ये एमसीक्यू से काई स्क्वायर इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। ये करने के बाद अच्छा अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कॉलम -1 और रोज -1। ये वाला फार्मूला जब लगेगा जब हमारे पास क्या होगा, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, यानी जब हमारा कॉन्टिजेंसी टेबल लग रहा होगा, ठीक है। नहीं तो हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का फार्मूला n-1 ही होता है। अब तो 3 तरह के काइस के होते हैं, गुडनेस ऑफ टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट, सॉरी टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। ऊपर वाले दो है ना जरा ज्यादा यही वाले दो पूछे जाते हैं। अच्छा अब जो ये मैं आपको स्टेप बताने लगी हूँ ना, ये जो मैंने साइट लिखी है मैंने लिखी है गुडनेस ऑफ फिट के। गुडनेस ऑफ फिट को मतलब उसकी डेफिनेशन तैयार करोगे, फिर इसके स्टेप बताएंगे क्या, फार्मूला, हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, स्टैटिस्टिक्स, रिग्रेशन रीजन और ये वो। अच्छा अब ना एक बात आपने याद रखनी है कि जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा इसमें 0.05 ही होता है। अगर उन्होंने कुछ और देना होगा ना तो वो उसमें मेंशन कर देंगे सवाल में, अदरवाइज ना पता हो तो 0.05। अब जो ये एक्स केयर है ना, मैं भूल जाती थी कि ये क्या चीज़ है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। ये हमारे यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हाँ नल हाइपोथेसिस क्या होती है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास। ऐसा ही ना रूल एक दफ़ा याद कर लेना कि जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा काई स्क्वायर में ना इसकी जितनी भी एग्जांपल्स दी है ना, आप लोगों ने ना ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करनी है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, अभी टेस्ट ऑफ यहाँ तक तो सिंपल टेबल लगा के ना हम लोगों ने कर लिया, टेबल में आगे दिखा देती हूँ आपको। इसी के हम लोगों ने जब गुडनेस ऑफ इट में ना हम लोगों ने एक्सपेक्टेड और ये जो थी ऑब्जर्व वैल्यू से आंसर निकालना था, लेकिन जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, कॉन्टिजेंसी टेबल लगेगा और वो कॉन्टिजेंसी टेबल उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। जब आप एक एग्जांपल सॉल्व करोगे ना, ऑब्जर्व और ये जो वैल्यू भी लेनी है, लेकिन कॉन्टिजेंसी टेबल पहले बनाना है उसके बाद वैल्यू लेनी है। तो अगेन जब एक एग्जांपल सॉल्व करोगे ना समझ आ जाएगी। टेस्ट ऑफ होमोजेनिसिटी अगर यहाँ पे आते अगर दिमाग में सेचुरेशन ना हुई तो जरूर करना, अदरवाइज उसको फिर स्किप कर देना। और यहाँ हम लोग चैप्टर एंड करते हैं अपना। बस काई स्क्वायर के लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप लोगों ने एग्जांपल्स बहुत सारी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो जिसकी जितनी अच्छी एग्जांपल सॉल्व जिसने हाथ से गुजरी हुई ना उसको उतना अच्छा काई स्क्वायर आता होगा। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ना मैंने आप लोगों को साथ ही ना अच्छे तरीके से ना गाइड कर दिया है सारा, ताकि आप लोगों को ना फिर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा अब ये मेरे पास काई स्क्वायर में जो टेबल यूज होगा ना वो ये वाला टेबल है, ये पेज नंबर 431 के ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.05 ही है, अगर उन्होंने वैसे दी हुई है, लेकिन अगर 0.01 देंगे तो हम लोग यहाँ इससे करेंगे सॉल्व, 0.05 देंगे तो यहाँ से देके हम कर लेंगे सॉल्व। अगर फिर भी इस वाले चैप्टर में किसी को क्वेश्चन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।